कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। कहानी की शुरुआत इत्सुकी से होती है। एक हम्बल और मेहनती लड़का जो किसी भी काम में प्राउडली कहता है कि आई कैन डू दिस ऑल डे। उसे जापान के एक बड़े से स्कूल में, जहां बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बिजनेसमैन के लड़के पढ़ते हैं, वैसे ही किसी घर की लड़की के केयर टेकर का काम मिलता है। स्कूल जाते वक्त वो लड़की अचानक से उसके सामने आके गुड मॉर्निंग कहती है और फिर दोनों साथ में अंदर जाते हैं। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ, हम फ्लैशबैक देखते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके घर वालों को उससे कोई मतलब नहीं था, ना ही उसकी कोई धन संपत्ति थी कि वो बगावत करे, तो सिंपली वो लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट करके रियलिटी फेस करते हुए जीता है। एक और उसका स्कूल का यूजुअल सा दिन होता है कि उसे किसी का कुछ सामान अभी अभी जमीन पर गिरते हुए दिखता है और उसे वापस करते हुए वो देखता है कि एक लड़की को कुछ लोग उठा के ले जा रहे हैं। रेज में आके एक्शन लेना तो ऐसे लॉन्डो के अंदर ही होता है, तो वो खुद भी किडनैप हो जाता है। हाइड आउट के अंदर पहुंचने के बाद किडनैपर्स को पता चलता है कि ये लड़की तो एक पावरफुल क्लैन की वारिस है, जिससे तब किडनैपर्स के लिए पूरी सिचुएशन ही बदल जाती है। एक किडनैपर इत्सुकी से कहता है कि क्यों बे, हीरोगिरी सूझ रही थी क्या तुझे, तेरे लिए पैसा कौन देगा। और इत्सुकी भी एक पल के लिए सोचता है कि वैसे बात तो सही कही इसने। माहौल टेंस है, लेकिन इस लड़की को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये किडनैप की जा चुकी है। कुछ ही देर बाद जब इत्सुकी वापस वो लड़की जनाको को देखता है, वो पानी की पूरी बोतल खुद पर गिरा चुकी थी, सिर्फ पीने की कोशिश करते हुए। कंफ्यूज होकर जब वो पूछता है कि ये क्या हुआ, जनाको कामली कहती है कि उसे प्लास्टिक बोतल से पीने की आदत नहीं है, तो इत्सुकी उसे बोतल देने को बोलता है ताकि वो उसे पानी पिलाने में मदद कर सके। दोनों के बीच दूरियां देखता है तो उसे थोड़ा करीब आने के लिए कहता है, लेकिन जिस मोमेंट वो चलने की कोशिश करती है, लिटरली कोई भी चीज पर नहीं, खुद के पैर में ही फंस के मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। ये देख के इत्सुकी एक छोटी सी हंसी निकालता है और सोचता है कि कोई इतना भी अनाड़ी कैसे हो सकता है। जब वो उठती है, इत्सुकी उसका माथा चेक करता है जहाँ एक छोटा सा तंबूरा निकल आया था। वो उसे एडवाइस देता है कि इसे बार बार मत छूना, नहीं तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। कुछ देर में जनाको पूछती है कि वो क्यों उसके साथ किडनैप हुआ। इससे इत्सुकी को उसकी स्टूडेंट आईडी याद आती है जो उसे गिरा हुआ मिला था, और उसे देते हुए कहता है कि इसकी वजह से। अब जैसे ही वो उसे वापस लेती है, कार्ड के अंदर एक हिडन मैकेनिज्म प्रेस करती है और कॉन्फिडेंटली कह रही थी कि ये अब रेस्क्यू जल्दी ही आ जाएगा। इत्सुकी को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ये क्या बक रही है, कौन सा इसमें जारविस इंस्टॉल है। पर जनाको तो अब बिना थोड़ा सा भी कंसर्न दिखाए रेस्ट करने के लिए लेट जाती है और इत्सुकी से पूछती है कि क्या उसके गोद पर सर रख के सो सकती है। ये रिक्वेस्ट तो उसे कम्प्लीटली अंदर से फ्लस्टर्ड कर देता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की तो छोड़ो, किसी लड़की ने पहले ऐसा कभी नहीं पूछा। फिर भी उसकी अनाड़ी हरकतों के आगे उसकी खूबसूरती ओवरशैडो हो जाती है। अब थोड़ा वो भी कंफर्टेबल फील करते हुए उसकी पोजीशन शिफ्ट करता है ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल नैप ले सके। जनाको उसकी गोद में सर रखे हुए कमेंट करती है कि उसकी हाइट बिल्कुल परफेक्ट है। ये बात इत्सुकी को थोड़ा ब्लश करा देता है, जबकि वो समझ नहीं पाता क्यों। जब दोनों ऐसे ही कैजुअल बातें कर रहे हैं कि एक स्पेशल टैक्टिकल यूनिट किसी और के ऑर्डर से हाइड आउट को घेरने लगती है। दूसरी तरफ वो किडनैपर फोन पर बात कर रहा है, खुश लग रहा है और कॉल पे लड़की के बदले मिलने वाली रकम पे ठीक ठीक लगाने के लिए बोल रहा है। सब देखते हुए इत्सुकी सोचता है कि कमाल है, इतने डेंजरस सिचुएशन में भी इसे नींद कैसे आ रही है। फिर भी उसे सोते हुए देख के उसका दिल भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है और वो मौके का फायदा उठा करके धीरे से उसके गालों पर आ गए लाड़ को पोंछ देता है। जब कुछ सेकंड्स बाद जनाको धीरे से आंखें खोलती है, वो किडनैपर अचानक से फोन में चिल्लाता है कि अगर उसे तंग किया तो वो अपना गुस्सा लड़की पर निकालेगा। ये धमकी सुनने के बाद भी इत्सुकी जनाको को देख के बोलता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो या जो भी हो सके वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा। उसके ये शब्द सुन के जनाको पूछती है कि वो किसी के लिए जो अभी अभी मिला है इतना रिस्क क्यों लेगा। ये सवाल तो उसे सही में स्पीचलेस कर देता है। सोचते हुए इत्सुकी रियलाइज करता है कि चाहे उसके खुद का फ्यूचर होपलेस लगे, फिर भी किसी और को बचाने का उसके पास मौका है, और क्या पता ऐसे करते करते वो खुद के लिए भी एक होप ढूंढ ले। और इसी ख्याल के साथ वो एडमिट करता है कि वो दरअसल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्यों इतना आगे जाने के लिए तैयार है। उसका ये ऑनेस्ट जवाब जनाको की आंखों में एक अलग सी चमक ला देता है। एक सॉफ्ट सी स्माइल के साथ वो बोलती है कि वो उसे पसंद करती है और उसके साथ रहना उसे बहुत सेफ भी फील कराता है। वो आगे बोलती है कि वो किसी धूप में सूखे हुए फूटोन की तरह स्मेल करता है। ये अजीब सी कॉम्प्लीमेंट देने के बाद वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी पूरी जिंदगी में उसके काफी केयरटेकर्स रहे हैं, लेकिन सब सीरियस और स्ट्रिक्ट थे, पर उसके साथ होने पे सब कुछ अलग अलग सा लग रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि वो उसे नेचुरली ट्रीट कर रहा है बिना किसी फॉर्मेलिटी के, जिससे कि वो सच में रिलैक्स कर सकती है, और ये उसे जेन्युइनली खुश करता है। उसके वर्ड्स उसे कम्प्लीटली बाय सरप्राइज पकड़ लेते हैं
और अब एक मोमेंट बाद जनाको उसका नाम पूछती है और वो बिना सोचे जल्दी से रिप्लाई करता है कि उसका नाम इत्सुकी इदो मिनारी है। जनाको भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और जैसे ही वो उसके गालों को अपने हाथों में लेने वाली थी, मॉर्टल का एक स्मोक ग्रेनेड विंडो से क्रैश करके सीधा अंदर आता है और एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे पूरा रूम ही धुआं हो जाता है। फिर रेस्क्यू टीम हाइडआउट में मार्च करती है और किडनैपर्स को अरेस्ट कर लेती है। पहले तो वो इत्सुकी को भी घुटने पे ले आते हैं, पर जल्दी ही रियलाइज कर लेते हैं कि वो भी सिर्फ एक विक्टिम है। डिप्टी कमांडर शिजुने इस ऑपरेशन को लीड कर रही है, जिससे जनाको एश्योर कर रही है कि ये लड़का कोई क्रिमिनल नहीं है। रेस्क्यू के बाद शिजुने जनाको को हल्का डांटती भी है कि आप बिना बताए चली गई, लेकिन वो तो वार्निंग बिल्कुल इग्नोर करती है। फिर जनाको सबको सरप्राइज करती है अनाउंस करके कि वो इत्सुकी को अपने साथ ले जाना चाहती है। शिजुने बिना हेजिटेशन के एग्री कर लेती है और तुरंत इसे एक ऑफिशियल अरेंजमेंट की तरह ट्रीट करने लगती है। उस वक्त ही ये भी क्लियर हो जाता है कि शिजुने ने उसे देखते ही इत्सुकी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करवा लिया था, जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फाइनेंशियल और फैमिली सिचुएशन वाला है। इसलिए वो और कोनोहाना फैमिली उसे जनाको का पर्सनल केयरटेकर बनाने के लिए रिक्रूट करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ और बधेरो कॉन्सिक्वेंसेस अगर वो कभी लाइन क्रॉस करे तो। फिर इत्सुकी को बड़े से कानोहाना फैमिली मेंशन में ले जाया जाता है, जहां वो इस फैमिली की ट्रू वेल्थ और इन्फ्लुएंस की असली हद क्या हो सकती है ये देखता है। वहां काजुन जनाको का बाप कंफर्म करता है कि लगता है वो इत्सुकी से डीपली अटैच्ड हो गई है और इसीलिए वो उसकी देखभाल के लिए परफेक्ट इंसान है। जॉब पूरी तरह एक्सप्लेन करने से पहले वो उसे जनाको की कुछ अनयूजुअल और ट्रबलसम डेली लाइफ दिखाना शुरू करता है, रिवील करते हुए कि उसकी देखभाल करना इत्सुकी के लिए जितना सोचा है उसने कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, इत्सुकी और भी शॉक्ड होता जाता है, क्योंकि स्क्रीन पर जनाको तो बिल्कुल वो नहीं है जिसे कि वो जानता है। फुटेज में वो फ्लॉलेस, एलिगेंट और हर मूवमेंट में ग्रेसफुल लगती है, बिल्कुल अलग उस अनाड़ी लड़की से जिसे वो मिल चुका है। ये चीज उसे इतना ओवरवेलमिंग कर देती है कि वो पूछ ही लेता है कि क्या वीडियो वाली यही है या कोई इसकी जुड़वा बहन भी है, और मेड सिंपली कंफर्म करती है कि ये वही जनाको है। उसका कंफ्यूजन देख करके काजुन एक्सप्लेन करता है कि ये एग्जैक्टली जानती है कि पब्लिक में परफेक्ट यंग लेडी की तरह कैसे बिहेव करना है, लेकिन उसका एक और साइड है, वो क्लमसी वर्जन, जब वो पब्लिक आई से दूर होती है। तो काजुन के हिसाब से जैसे ही सोसाइटी के स्पॉटलाइट पड़ती है, जनाको बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसी वीडियो में दिखाई गई है, और वो साइड किसी भी केयर टेकर की लाइफ डिफिकल्ट बना देता है, इतना कि कोई झेल ना पाए। वो ये भी मेंशन करता है कि उसका पिछला केयर टेकर रिसेंटली क्विट कर गया, स्ट्रेस के साथ हॉस्पिटलाइज होने के बाद। शॉर्ट में काजुन एक्सप्लेन करता है कि केयर टेकर का काम है बिहाइंड द सीन काम करना, ये मेक श्योर करते हुए कि जनाको की ट्रू पर्सनालिटी पब्लिक में कभी नजर न आए या उसकी रेपुटेशन को डैमेज ना करे। सब एक्सप्लेन करने के बाद काजुन इत्सुकी से पूछता है कि वो ऑफर के बारे में क्या सोचता है। क्लियरली होप करता है कि वो एक्सेप्ट तो कर ही लेगा। नर्वसली इत्सुकी पूछता है कि सैलरी तो मिलेगी ना। काजुन बिना हेसिटेशन के आंसर करता है कि बिल्कुल, पेमेंट तो मिलेगी ही, वो मेंशन में भी रहेगा और सारे मील्स भी प्रोवाइड होंगे। फिर वो 20,000 येन पर डे ऑफर करता है, जिससे इत्सुकी को तो सदमा ही लग जाता है, क्योंकि उसने तो प्लान किया था कि कम ही मांगेगा, 8,000 तक। काजुन उसकी चुप्पी को रिजेक्शन समझ के तुरंत ऑफर बढ़ाकर 50,000 येन पर डे कर देता है। पैनिक में इत्सुकी जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि नहीं 20,000 येन तो उसके लिए पहले से इनक्रेडिबल अमाउंट है। फिर काजुन और सीरियस हो जाता है, एम्फसाइज करता है कि एक केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ज्यादा है जितना इत्सुकी रियलाइज कर रहा है। वो पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि जनाको को इतना फ्लॉलेस पब्लिक इमेज क्यों मेंटेन करना पड़ता है। जवाब का वेट किए बिना काजुन खुद ही बताता है कि ये फ्यूचर में एक फेवरेबल मैरिज सिक्योर करने के लिए है। हाल ही में कोनोहाना ग्रुप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और हेवी बिजनेस राइवलरीज को फेस कर रहा है, जिससे वो शादी फैमिली के फ्यूचर के लिए क्रूशियल हो गई है। इसलिए जनाको को एकेडमी में और सोशल इवेंट्स में परफेक्ट रेपुटेशन मेंटेन करनी है, और केयर टेकर वो होता है जो ये बिहाइंड द सीन इंश्योर करता रहे कि उसकी रेपुटेशन और कोनोहाना फैमिली की रेपुटेशन दोनों प्रोटेक्टेड है या नहीं। आखिर में काजुन डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। इत्सुकी जनाको की केयर टेकर की पोजीशन एक्सेप्ट करता है 20,000 येन पर डे सैलरी के साथ, और उसका पहला दिन अगली सुबह ही शेड्यूल होता है। काजुन, जो जनाको का बाप और कोनोहाना फैमिली का हेड है, क्लियर करता है कि काम कांस्टेंट सुपरविजन मांगता है, क्योंकि जनाको अपने केयर टेकर पर बहुत डिपेंडेंट है। मीटिंग खत्म करने से पहले वो एक डायरेक्ट और चिलिंग वार्निंग भी देता है उसे, क्लियर करता हुआ कि अगर उसकी बेटी के साथ कोई भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, जिससे इत्सुकी की तो फट ही जाती है। उसके बाद वो मेंशन में सेटल किया जाता है। साथ में इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि कल से वो भी एकेडमी जनाको के साथ ही अटेंड करेगा।
ये पॉसिबल बनाने के लिए उसे एक स्कूल यूनिफॉर्म और एक फेक आइडेंटिटी भी दी जाती है, जो उसे कोनोहाना ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी का वारिस दिखाएगा, ताकि कोई उसके गरीब से शकल पर ना जाए। फिर सिजुनो उसके जिनाको के केयरटेकर की रोल के लिए तैयार करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग में भी डाल देती है। उसकी ट्रेनिंग में एकेडमिक्स, स्ट्रिक्ट एटिकेट्स और यहाँ तक कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी शामिल है। अब अपनी डिटर्मिनेशन और फिजिकल डिमांडिंग जॉब के एक्सपीरियंस के बावजूद भी इत्सुकी जल्दी से रियलाइज करता है कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस कम्प्लीटली अलग सी दुनिया में फिट होने के लिए। थका हुआ होकर वो अपने रूम में वापस आता है तो वहाँ जनाको को पहले से उसके बेड पर सोया हुआ देखता है, जैसे कि उसके बाप का रूम हो। वैसे है तो उसके बाप का ही, पर अभी तो इत्सुकी यूज कर रहा है ना। साथ ही उसकी पर्सनल जिंदगी की भी वाट लग जाती है। वो ना तो अपने क्लोज फ्रेंड से कांटेक्ट कर पा रहा है और ना ही अब वो पुराने स्कूल में जा पाएगा। साथ ही जनाको तो चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है उसका सेलफोन लेकर के, और इंसिस्ट करती है कि वो उसके आसपास ज्यादा नेचुरली रहा करे, ध्यान उसका सिर्फ उस पे होना चाहिए। अब कोई रियल अल्टरनेटिव नहीं होने से इत्सुकी आखिरकार अपने इस नई रियलिटी के साथ एडजस्ट करना शुरू करता है। तो फाइनली मुझे लगता है कि ये एक फील गुड एनिमे होने वाली है। बाकी तुम लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।